नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और अपने टॉपिक चल रहे हैं रीट मेन एग्ज़ाम से संबंधित राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इससे संबंधित ये जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं ये सभी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारे टॉपिक जितने भी हैं अपन ने पढ़ लिए हैं। और इसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य से ये टॉपिक भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और अब चल रहा था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके प्रावधान क्या हैं, क्या क्रियान्विति है, तो ये देख लिया था। आज देखने वाले मित्रों राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ये टॉपिक रहेगा आज। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है 2009 2011 में, तो ये देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें मित्रों, जिससे टॉपिक आपका क्लियर हो सके। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली आरटी 2011, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो 2009 के बारे में जो पहले अपन पढ़ चुके हैं वो बातें कुछ दे रखी हैं इसमें। 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया, जिसे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल पारित किया गया। ये पीछे के वीडियो जो आपने देखा होगा आरटी 2009, उसमें सारी बातें बता चुके हैं पहले। इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। राजस्थान में भी लागू हुआ था मित्रों, लेकिन कुछ संशोधन के पश्चात। भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश है। और जो आरटी एक्ट 2009 पड़ा था उसमें राजस्थान राज्य में धारा 38, ये देखिए धारा 38 का लाभ उठाते हुए वर्ष 2011 में 29 मार्च को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में लागू किया गया। धारा 38 का लाभ, तो धारा 38 आपने देखी होगी। उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी अध्याय एवं धाराएं। राजस्थान में आरटी 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई तथा इस अधिनियम में 10 अध्याय 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। तो मित्रों आपने जो आरटी एक्ट 2009 पढ़ा था उसमें आपकी 38 धाराएं थी। 38 धाराएं थी, 7 आपके अध्याय थे और एक अनुसूची थी। 38 धाराएं, 7 अध्याय और एक अनुसूची। लेकिन जो आरटी एक्ट 2011 है आपका राजस्थान में लागू किया गया है, उसमें 10 अध्याय और 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, दोनों में कंपैरिजन तुलनात्मक रूप से ध्यान में रखेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 की धारा 38 द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इसके संदर्भ में नियम एवं धाराएं बनाई हैं, जिनका पालन कर शिक्षा के अधिकार का सुनियोजित तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। तो जो भी आरटी एक्ट 2009 है उसमें धारा 38 द्वारा विद्यालय प्रबंधन यानी विद्यालय में व्यवस्थाओं के लिए और प्रशासन प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इसके संदर्भ में कई नियम और कई धाराएं बनाई हैं, जिनका प्रयोग करने से शिक्षा के अधिकार का सुनियोजित तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो ये धाराएं कौन सी हैं, सारा कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, आरटी 2011 के अध्याय एवं धाराएं। तो आपको यहाँ पर मित्रों ध्यान में रखना है कि कौन से अध्याय में कौन सी धारा शामिल की गई है और उस धारा में क्या बातें अहम हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। वहाँ पर आपने आरटी एक्ट 2009 में अध्याय 7 पढ़े थे और 38 धाराएं आपने देखी थी। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 10 अध्याय और उनकी 29 धाराएं किस अध्याय में शामिल की गई, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे टॉपिक को। पहला देखिए धारा 1। धारा 1 या सेक्शन 1, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में नाम, और उसका प्रसार क्या है, प्रारंभ कब है, ये सारा धारा 1 में सम्मिलित किया गया है। इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 है। ये धारा 1 में वर्णित है मित्रों, धारा 1। और इसको किसी अध्याय में शामिल नहीं किया गया है। अध्याय 1 में देखिए, अध्याय 1 प्रारंभिक भूमिका। अध्याय 1 का नाम क्या है, प्रारंभिक भूमिका। और इसमें कौन कौन सी धाराएं शामिल की गई हैं वो देखते हैं। धारा 2 शामिल की गई है अध्याय 1 में, और इसमें है आपकी परिभाषाएं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से प्रारंभिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष होगा। प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से क्या होगा, प्रारंभिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष होगा, जो भी निदेशक है या संचालक करता है। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी होगा। प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जो भी जिले का प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है वो किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी होगा। कार्यकारी समिति किसी विद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रबंध के लिए गठित कोई विद्यालय प्रबंधन समिति होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी, और जो भी कार्यकारी समिति है वो विद्यालय के दिन प्रतिदिन के जो भी व्यवस्था करनी है उसके लिए गठित की जाएगी। क्या गठित की जाएगी, विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति से अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित एक समिति होगी। धारा 21 के अधीन गठित एक समिति होगी विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा। विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय मानचित्रण, सामाजिक संबंध और भौगोलिक दूरी पर नियंत्रण के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन, धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना आवश्यक होगा। यानी विद्यालय का जो भी मानचित्र है उसके सामाजिक संबंध, भौगोलिक दूरी, उनके नियंत्रण के लिए अधिनियम की जो धारा 6 है उसमें योजना के लिए विद्यालय के स्थान और उनकी योजना बनाना आवश्यक होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय होना आवश्यक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है प्रदान करने वाला कोई विद्यालय होना आवश्यक होगा। यह आपका लिखा हुआ है धारा 2 में। नेक्स्ट देखिए अध्याय 2। अध्याय 2 10 अध्याय हैं मित्रों और टोटल 29 धाराएं हैं आरटी एक्ट 2011 में। अध्याय 2 में विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी, एसएमसी की फुल फॉर्म होती है आपकी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और एसडीएमसी या एसडीएमसी, एसडीएमसी की फुल फॉर्म होती है स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें आपकी धारा 3 को शामिल किया गया है। धारा 3 को अध्याय 2 में विद्यालय प्रबंध समिति या एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और इसके कर्ते, ये धारा 3 में वर्णित हैं। विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना, उसकी संरचना कैसी है, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्ते कैसे हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है धारा 3 में, गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा
और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा, दोबारा से उसको बना दिया जाएगा प्रत्येक 2 वर्षों के बाद में। और इसमें जो भी आपकी राज्य सरकार है या स्थानीय प्राधिकारी हैं वो निर्देश जारी करेंगे। इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में न्यूनतम 16 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 16 सदस्य होंगे एसएमसी में, जिससे एसटी एससी के सदस्य भी होने चाहिए। तथा इस समिति में महिलाओं की भागीदारी 50% होगी। यह आपने आरटी एक्ट 2009 में पढ़ा। तथा 1 माह में कम से कम 1 बैठक आयोजित करना अभिप्रेरित है, या ये जरूरी है। 1 माह में कम से कम 1 बैठक होना एसएमसी की जरूरी है। उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक का माता पिता या संरक्षक, विद्यालय में कार्यरत अध्यापक, स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है से निर्वाचित जनप्रतिनिधि, और स्थानीय प्राधिकारी के उस ग्राम या वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है में निवास कर रहे समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य हैं, या उस विद्यालय का एक विद्यार्थी तथा जनप्रतिनिधि द्वारा मनोनीत एक सदस्य और विधायक के द्वारा एक मनोनीत सदस्य। तो ये धारा 3 में वर्णित है। इसके अलावा कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव उक्त समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। उक्त समिति प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवर्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलेखित किए जाएंगे, यानी उनको लिखित रूप में पेश किया जाएगा और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो 3 माह में कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए। और जो भी आपके एसएमसी है उसमें अध्यक्ष भी होना चाहिए, उपाध्यक्ष भी होना चाहिए, सदस्य सचिव भी होने चाहिए, और 3 माह में कम से कम 1 बार बैठक करनी है और वो भी लिखित रूप में जनता के सामने उपलब्ध करवाए जाएंगे। एसएमसी की साधारण समिति की 3 माह में कम से कम 1 बैठक आयोजित हो। और धारा 21 की उपधारा 2 के खंड क से घ में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त जो भी निर्देश किए गए हैं कार्य, उनके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगी। तो ये कार्य देखिए, जो निर्दिष्ट कार्य हैं, निर्देशित किए गए कार्य हैं, उनके अतिरिक्त कौन कौन से कार्य हैं जिनका पालन एसएमसी को करना होगा। विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना, यानी जितने भी बालक हैं आसपास के उनका नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना। बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इनकार किए जाने पर सामान्य प्राधिकारी की जानकारी में लाना। तो अगर कोई बालक है मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान है और प्रवेश से इनकार कर रहा है, तो जो भी प्राधिकारी अधिकारी हैं उनके सामने उनकी जानकारी लाना, ये एसएमसी का कार्य होगा। आवश्यकताओं का पता लगाना, जो भी आवश्यकताएं हैं उनका पता लगाना और योजना तैयार करना, और धारा 4 के उपलब्धों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना। निश्चितताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को क्रियान्वयन करना, और प्रारंभिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना, ये कार्य रहेंगे। निश्चितताग्रस्त यानी जो बालक हैं विद्यालय आने में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, उनकी पहचान, उनका नामांकन, उनकी शिक्षा की जो भी सुविधाएं हैं उनको क्रियान्वयन करना। विद्यालय में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना, दोपहर में भोजन किस प्रकार से उनको दिया जा रहा है ये सारा मॉनिटर करना, धारा 3 में वर्णित है ये। विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा जो भी है वो तैयार करना, ये भी है। विद्यालय की जो भी प्राप्त, विद्यालय के द्वारा जो प्राप्त किया जा रहा है वो, और उसके द्वारा जो भी व्यय किया जा रहा है उसका वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। और धारा 4 भी इसी में शामिल की गई है, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति। तो देखिए इसमें क्या है, आरटी में स्पष्ट प्रावधान है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 2 तरह की समितियों का उल्लेख है। आदर्श विद्यालय योजना
या समन्वित विद्यालय योजना के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 21 जनवरी 2015 के अनुसार प्रत्येक समन्वित विद्यालय में 2 प्रकार की प्रबंध समितियां होंगी। तो ये डेट ध्यान में रखना, और 2 प्रकार की प्रबंध समितियां होंगी। पहली दे रखी है कक्षा 1 से 8 तक, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी, और जिसको कहते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। और दूसरी होगी आपकी कक्षा 9 से 12 तक, एसडीएमसी यानी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये 2 प्रकार की कमेटियां हैं या समितियां, और पूरा नाम देखिए विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। उपरोक्त समितियों का नाम विद्यालय एवं मुख्यालय के नाम से जुड़ा होता है। मुख्यालय विद्यालय भवन व उसके परिक्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों के निवास स्थान तक होता है, परंतु विकास कार्य की दृष्टि से इसका कार्य क्षेत्र विद्यालय भवन, परिसर व खेल के मैदान तक ही सीमित रहता है। अब देखिए धारा 5, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मित्रों, उसमें देख लेना अच्छे से। धारा 5, विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय विकास योजना, विद्यालय का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए योजना तैयार करना। विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी उस वित्तीय वर्ष के जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम 3 मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। 3 माह पूर्व विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी, जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होंगी। 3 वर्षीय योजना रहेगी और इसमें भी 3 योजनाएं उप योजनाएं होंगी। विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उसे उस वित्तीय वर्ष के जिसमें उसे तैयार किया जाना है, अंत से पूर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये बात लिखी हुई है आपकी धारा 5 में। और थोड़ा सा देखिए, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। ये धारा 4 है, धारा 5 है और धारा 3, यह आपके अध्याय 2 में शामिल है मित्रों। विद्यालय प्रबंध समिति, एसएमसी, एसडीएमसी, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। धारा 3, 4 और 5 यह आपके शामिल है किसमें, अध्याय 2 में। अब देखिए मित्रों अध्याय 3। अध्याय 3 है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो इसमें देखिए कौन कौन सी धाराओं को शामिल किया गया है। टोटल 29 धाराएं हैं आपकी और 10 अध्याय। इसमें धारा 6 को शामिल किया गया है, जिसमें है विशेष प्रशिक्षण। राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन यानी स्वामित्व के उसके अधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। प्रशिक्षण की काल अवधि 3 मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी तथा अधिकतम 2 वर्ष की होगी। आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर बालक विशेष प्रशिक्षण के पश्चात अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके। यानी कोई विद्यार्थी लेट एडमिशन करवाता है तो उसको क्या है, फिर अध्यापक के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, बालक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उसके बाद में जो भी शेष कक्षा है उसके साथ में सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षिक रूप से उसको समर्थ बनाया जाएगा और भावनात्मक रूप से भी उसको समर्थ बनाया जाएगा। अब देखिए अध्याय 4। इसमें आपका राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। ये अध्याय 4 है आपका राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। इसमें आपके धारा 7 शामिल की गई है, आसपास का क्षेत्र या सीमाएं। तो देखिए आसपास का क्षेत्र या सीमाएं जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है निम्न होंगी। जो भी आपका आसपास का क्षेत्र या सीमा है जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है,
तो वो कौन कौन सी होंगी? कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक की बात करें तो 1 किलोमीटर के दायरा में विद्यालय होगा आपका। और कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास की 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर होगा। और कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और दूरस्थ जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मामले में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी किसी ऐसे आवास में जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति है और 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के न्यूनतम 20 बालक हैं और कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय स्थापित करेगा। इसके लिए कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय स्थापित करेगा। अगर उस आवासीय क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र है, दूर जनसंख्या वाला क्षेत्र है, वहाँ पर 150 व्यक्ति हैं, न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति है और 6 से 11 वर्ष तक के जो भी बालक हैं या न्यूनतम 20 बालक हैं, तो कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और किसी ऐसे आवास में जहाँ कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक हैं तथा कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय स्थापित करेगा। यह आपकी धारा 7 में लिखा हुआ है। धारा 8 में देखिए, धारा 8 है आपकी राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की उत्तरदायित्व है। धारा 8 है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की उत्तरदायित्व है। आसपास के विद्यालयों का अवधारण करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी की योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निसक्ताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद समूह के बालकों या कमजोर वर्ग के बालकों की प्रत्येक वर्ष पहचान करेगा। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक है जाति, वर्ग, धर्म या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अधीन न हो। ये धारा 8 में वर्णित है आपका। और धारा 9 की बात करें तो इसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना। तो देखिए क्या दे रखा है, स्थानीय प्राधिकारी अपनी आधिकारिकता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण यानी हाउस होल्ड के माध्यम से उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा, यानी लिखित रूप में उनकी जानकारी रखी जाएगी जो भी जन्म से 14 वर्ष के बालक हैं। तो ये आपका वर्णित है मित्रों धारा 9 में। स्थानीय जो भी अधिकारी है तो बालकों के अभिलेखों को रखेगा वो। और 5वां अध्याय आपका विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व है। 5वें अध्याय में आपके विद्यालय और अध्यापक से संबंधित है जितने भी उत्तरदायित्व हैं उनको रखा गया है। और इसमें आपकी शामिल की गई है धारा 10। धारा 10 अध्याय 5 में शामिल की गई है कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश 25%। तो देखिए, किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता उस गांव या नगर पालिका वार्ड जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है के बालकों को दी जाएगी। और धारा 12 की उपधारा 1 के खंड के अनुसार बालक का प्रवेश लॉटरी के ड्रॉ द्वारा किया जाएगा, यानी लॉटरी उसकी निकाली जाएगी और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उसका एडमिशन किया जाएगा। तो ये आपका इसमें धारा 10 में लिखा हुआ है कमजोर वर्ग हैं, अलाभप्रद समूह के बालक हैं, उनके प्रवेश के लिए अधिक वरीयता देने के लिए। और धारा 11 देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा धारा 2 के खंड ढ के उपखंड सेकंड और 4th में निर्दिष्ट विद्यालय में धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ग के अनुसार प्रवेश दिए गए बालकों के संबंध में फीस की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को समिति का विनिश्चय संसूचित करेगा। और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा। तो ये धारा इसमें लिखा हुआ है आपके।
और ये जो भी हैं धारा 2 के खंड ढ के उपखंड सेकंड और फोर्थ में निर्दिष्ट विद्यालय में धारा 12 के उपधारा 1 के खंड ग के अनुसार प्रवेश दिए गए जो भी बालकों के संबंध में फीस की प्रतिपूर्ति है वो समस्त जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को बताई जाएगी। और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा। तो ये डाटा है धारा 11 में दिया हुआ है, आपका ध्यान में रखना है आपको। धारा 12 देखिए, धारा 12 है आपकी आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 है। 1969 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 18 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अगर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वहाँ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालय में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी बालक का अगर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए अन्य प्रयोजन रखे गए हैं, या तो अस्पताल या सहायक नर्स या दाई, एएनएम, रजिस्टर या अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख या माता पिता संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा कर दी जाएगी तो उसको मान लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए धारा 13। धारा 13 है आपकी प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की दिनांक से 6 मास की होगी। जहाँ किसी बालक को विस्तारित कालावधि के पश्चात किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो वहाँ वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा। यानी लेट एडमिशन किसी भी बच्चे का होता है, वैसे शैक्षणिक वर्ष की प्रारंभ की जो दिनांक है वो 6 मास की होगी, 6 महीने की होगी। और उसमें कोई भी बालक है वो लेट एडमिशन उसका होता है तो विद्यालय के जो भी प्रधानाध्यापक हैं वो उनको विशेष प्रशिक्षण देकर उसका अध्ययन पूरा करवाने के लिए उसको पात्र मानेंगे। यह आपका धारा 13 में लिखा हुआ है। और धारा 14 की बात करें, धारा 14 विद्यालयों को मान्यता। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 जो 1992 का अधिनियम संख्या 19 के अधीन मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या करते नहीं करेगा। तो विद्यालयों को मान्यता होनी जरूरी है मित्रों। अगर मान्यता नहीं है तो उनको स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ये अधिनियम बनाया गया है इसके लिए 1989 1992 का अधिनियम संख्या 19। कोई भी संस्था हो, गैर सरकारी या सरकारी संस्थान हो, तो उसके पास में मान्यता होनी जरूरी है। तो ये धारा 14 में लिखा गया है। धारा 15 देखिए, अगर विद्यालय की मान्यता वापस लेनी हो तो ये धारा 15 के अनुसार होगा। राजस्थान गैर सरकारी शिक्षक संस्था अधिनियम 1989 1992 का अधिनियम संख्या 19 के अधीन मान्यता या मंजूरी उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी समय वापस ली जा सकेगी। तो ये धारा 15 में लिखा गया है। अब देखिए अध्याय 6, टोटल आपके 10 हैं। अध्याय 6 शिक्षक अहिर्ता। अहिर्ता का मतलब होता है मित्रों योग्यता। शिक्षक योग्यता, ध्यान में रखेंगे इसको। योग्यता, कर्तव्य, सेवा, वेतन, भत्ते, तो ये आपके अध्याय 6 में शामिल किए गए हैं। धारा इसमें 16 शामिल की गई है। न्यूनतम अहिर्ता यानी न्यूनतम योग्यता कितनी है। केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिक कथित न्यूनतम अहिर्ताएं यानी न्यूनतम योग्यताएं धारा 2 के खंड ढ में निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों पर लागू होंगी। धारा 17 देखिए, न्यूनतम अहिर्ता शिथिलीकरण यानी उसमें कुछ रियायत दी जाएंगी। यदि राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं,
वहाँ राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से विहित न्यूनतम अहर्ताओं को शिथिल करने के लिए अनुरोध करेगी। ये धारा 17 और धारा 18 देखिए, ये जो भी अध्याय जिसमें भी शामिल किए गए हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, और कौन से अध्याय में कौन सी धाराओं को शामिल किया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। धारा 18 न्यूनतम अहर्ताओं का अर्जित किया जाना। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस अधिनियम के प्रारंभ से 5 वर्ष की काल अवधि के भीतर अध्यापक ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित कर लें। तो ये धारा 18 में वर्णित है कि न्यूनतम यानी कम से कम जो भी अहर्ता या योग्यता है उनको अर्जित किया जाना आवश्यक है। तो इसके लिए समय का जो भी काल अवधि है वो निर्धारित की गई है 5 वर्ष के भीतर। धारा 19 देखिए मित्रों, अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन और शर्तें। अध्यापकों को संदेह वेतन भत्ते और उनकी सेवा राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा नियम 1971, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और यथास्थिति राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अनुसार होंगी। तो जो भी वेतन भत्ते उनके सेवा निबंधन और जो भी शर्तें हैं वो 2008 के अनुसार होंगी। और ये जो सेवा नियम है 1971, 1996 जो राजस्थान पंचायती राज नियम है उनके अनुसार होंगी मित्रों। धारा 20 देखिए, याद तो आपको करना पड़ेगा मित्रों, ये तो वर्णित है, इसमें लिखा हुआ है, अब कैसे याद करते हैं ये तो आप देखिए। धारा 20 है, अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य। अध्यापकों के द्वारा जो कर्तव्य माने जाते हैं, कौन कौन से अनुपालना की जानी चाहिए वो कर्तव्य इसमें वर्णित है आपके धारा 20 में। राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी 2011 में इस धारा में अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य शामिल हैं। ये धारा 20 में वर्णित है आपके। धारा 21 देखिए, प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों अध्यापकों का अनुपात। ये धारा 21 में वर्णित है, विद्यालय में विद्यार्थियों और अध्यापकों का अनुपात। किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या राज्य सरकार या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी, परंतु राज्य सरकार या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी अधिसूचना के 3 मास के भीतर उपनियम 1 में निर्दिष्ट अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों के अध्यापकों की पुनः नियुक्ति की जाएगी। अगर कहीं पर अधिक संख्या है तो उसकी सूचना देनी होगी 3 मास के भीतर, और ये उपनियम है 1, उसके अनुसार अध्यापकों की पुनः नियुक्ति की जाएगी। अध्याय 7 देखिए, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होना। पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण होना यह आपका अध्याय 7 रहेगा मित्रों, और इसमें धारा 22 शामिल की गई है। देखिए, शैक्षणिक प्राधिकारी। शैक्षणिक प्राधिकारी क्या दिया हुआ देखिए, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक कथित करते समय शैक्षणिक प्राधिकारी के सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम, क में क्या लिखा हुआ है, सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा। कौन करेगा? शैक्षणिक प्राधिकारी। सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन प्रस्तुत करेगा और निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा। तो ये जो भी मुख्य बातें हैं धारा 22 में लिखी हुई हैं आपकी। धारा 23 देखिए, प्रमाण पत्र प्रदान करना। प्रमाण पत्र प्रदान करना, प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के 1 मास के भीतर, 1 महीने के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। तो यह आपकी बात लिखी हुई है धारा 23 में। अब देखिए अध्याय 8, शिकायत निवारण। शिकायत निवारण, इसमें धारा 24 को शामिल किया गया है। अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय में अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए निम्न में से मिलकर बनी एक ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी।
और इसमें क्या क्या होंगे देखिए, ब्लॉक विकास अधिकारी अध्यक्ष होगा, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय का कोई अध्यापक समिति के सदस्य सचिव को लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। और अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति भी होगी। और कोई अध्यापक जो ब्लॉक स्तरीय समिति के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, ब्लॉक स्तर वाली समिति से संतुष्ट नहीं है कोई अध्यापक, तो वह जिला स्तरीय शिकायत समिति में अपनी अपील कर सकेगा। जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति निम्नलिखित में मिलकर बनेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसका जिला परिषद होगा जो अध्यक्ष पद पर विराजमान होगा, और दूसरा जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, और तीसरा अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव ब्लॉक। और जिला स्तरीय समितियां आवश्यकता अनुसार किंतु प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठकें करेंगी, और समिति का सदस्य या सचिव समिति के विनिश्चय से संबंधित अध्यापक को सह सूचित करेगा। प्रत्येक सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय अपने अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए स्वयं अपना तंत्र विकसित करेगा। ये धारा 24 में लिखा हुआ है। और धारा 25 में देखिए, बालकों या माता पिता की शिकायत का निवारण। अब अध्यापकों की शिकायतों का निवारण तो धारा 24 में हो गया, धारा 25 में है बालकों और माता पिता की शिकायत का निवारण। सब बातों का ध्यान रखा गया आरटी एक्ट 2011 में। अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन या अतिक्रमण से उत्पन्न कोई शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को की जाएगी, एसएमसी का जो अध्यक्ष है उसको की जाएगी, और समुचित प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा और 3 मास से अनधिक की काल अवधि के भीतर आवेदक को सूचित करेगा। यानी 3 मास की जो अवधि है उसके अंतर्गत उसको आवेदक को सूचित करना होगा। यदि आवेदक एसएमसी की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो वह राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटा सकेगा। तो ये नियम है। अगर कोई बालक या उसके माता पिता किसी नियम से संतुष्ट नहीं है तो वो उचित कार्रवाई के लिए अध्यक्ष के सामने शिकायत कर सकते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को शिकायत कर सकते हैं। अगर वह 3 महीने के अंदर सही प्रकार से कार्रवाई नहीं करते हैं या उसकी कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दरवाजे खटखटा सकते हैं या उनको शिकायत अपनी कर सकते हैं। अध्याय 9 देखिए, बाल अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 9 है आपका बाल अधिकारों का संरक्षण, और इसमें आपकी धारा 26 वर्णित है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन राज्य सरकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के अधीन उसके जितने भी करते हैं का निर्वहन में सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी। ये धारा 26 में वर्णित है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो भी करते हैं उनका निर्वहन करना। धारा 27 देखिए, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने का ढंग। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में परिवादों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा, जो उसके द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से मॉनिटर की जा सकेगी। ये धारा 27 है। और धारा 28 देखिए, राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कर्तव्य। अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को राय देने के लिए या राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी जो एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों से मिलाकर बनेगी। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से
की जाएगी। तो ये धारा 28 है आपकी। अब देखिए लास्ट अध्याय है आपका 10 और इसमें है विविध, और इसमें लास्ट धारा आपकी 29वीं। धारा 29 शंकाओं का निराकरण। जो भी शंका है उनका निराकरण इसमें किया जाएगा। धारा 29 में नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन या उनके लागू होने के बारे में कोई भी शंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्देश दे किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यानी उस पर निर्णय शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाएगा और जो भी शंका है उनका निराकरण किया जाएगा। तो ये है धारा 29। तो ये था मित्रों आपका आज का टॉपिक। आरटी एक्ट 2011 और 2009 इससे पहले हो चुका है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लेना। और प्रत्येक टॉपिक जो भी कंप्लीट होता है मित्रों, उसके 5 दिन बाद में पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर उस टॉपिक से संबंधित। ये नहीं कि हाथों हाथ उसको पीडीएफ को डाल दिया जाएगा, 5 दिन बाद में मिलेगी प्रत्येक टॉपिक की जो भी न्यू टॉपिक अपलोड हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे या जो भी जानकारियाँ हैं इसमें वो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।